नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार है। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा में आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपना दूसरा बजट पेश किया, जिसमें 10 संकल्पों पर सरकार का विशेष फोकस रहा। कल सदन में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद माना जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं, छात्रों और गरीबों के लिए कई ऐलान हो सकते हैं। मलयालम अभिनेता मोहनलाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी छवि, नाम, आवाज और अन्य व्यक्तिगत सामग्री के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में सीसीटीवी जासूसी मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें दिल्ली का समीर उर्फ शूटर, शामली का समीर पठान और गाजियाबाद का शिवराज शामिल है। ये संवेदनशील इलाकों के वीडियो, फोटो पाकिस्तान भेजते। आदेश भर में जासूसी नेटवर्क चलाने वाले गिरोहों की गिरफ्तारी से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर गुर्गे सनद वेशभूषा में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए आरोपी हिंदू नाम और पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने 5 दिन की नवजात बच्ची को 60 लाख रुपए में बेचने के मामले में फरार नर्स पुष्पा रानी और उसके बॉयफ्रेंड अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। नवजीवन अस्पताल की मालिक के संपर्क में रहकर नर्स ने यह सौदा किया था। फरीदाबाद में गैस संकट के बीच कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए 129 22,88,245 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अभिनेत्री अंजलि राघव को अनुचित तरीके से छने के मामले में नोटिस भेजा है। आयोग ने उन्हें 2 अप्रैल को फरीदाबाद में जनसुनवाई के लिए बुलाया है। अंजलि ने शिकायत की थी कि अगस्त 2025 में एक कार्यक्रम में पवन सिंह ने उन्हें गलत तरीके से छा था। पलवल के लाइनपरा मोहल्ले में स्कॉर्पियो सवार हथियारबंद बदमाशों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों पर हफ्ता वसूली मांगने का आरोप है। विरोध करने पर कैलाश और रविंद्र पर हमला किया गया, जिसमें रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भाजपा 2027 में बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी, जबकि सपा सैफी चली जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामनवमी की छुट्टी में बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 26 मार्च को घोषित था, लेकिन अब महानिबंधक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रामनवमी का अवकाश 27 मार्च 2026 को होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ 26 मार्च को खुली रहेगी। संतकबीर नगर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व निजी बसें चलेंगी। ये योजना गांवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित शारदा केयर हेल्थ सिटी अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन किया। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय 600 दारोगाओं के साथ वेव सिनेमा में धुरंधर 2 फिल्म देखेंगे। उनका कहना है कि फिल्म दिखाकर दारोगाओं का उत्साह बढ़ाया जाएगा। हापुड़ में स्मार्ट मीटर के कारण 1000 से अधिक परिवारों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने बिल जमा कर दिए थे। नेटवर्क समस्या के कारण उपभोक्ताओं को कोई पूर्व सूचना नहीं मिली। अमेरिका ने ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है। इसी बीच ईरान ने भारत को तेल बेचने का ऑफर तो दिया है, मगर ईरान के ट्रेडर्स भारत को अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से भी महंगा ऑफर कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि ईरान भारत को तेल बेचने को तैयार है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई है। ईरान ने भारतीय रिफाइनरियों को तेल खरीदने का न्योता भेजा है, लेकिन दाम ज्यादा है। जहां आमतौर पर प्रतिबंधों के समय देश डिस्काउंट देते हैं, वहीं ईरान का तेल ब्रांडी से 6 से $8 प्रति बैरल प्रीमियम पर मिल रहा है, यानी मार्केट रेट से भी काफी ज्यादा महंगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। मई 2019 के बाद से भारत ने ईरान से एक भी तेल का कार्गो नहीं खरीदा। इसके पीछे कारण था अमेरिका के कड़े प्रतिबंध। इस वक्त युद्ध की वजह से हार्मोन स्ट्रेट जंग का अखाड़ा बन गया है और इस रास्ते से होने वाली जो सप्लाई वो पूरी तरह बाधित है। न सिर्फ तेल बल्कि एलपीजी पर भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए यहाँ पर 30 दिनों की छूट दी। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसन के अनुसार ये छूट केवल उन जहाजों पर लागू होगी जो 20 मार्च तक लोड हो चुके हैं और उन्हें 19 अप्रैल तक अनलोड करना होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि भारत के पास जो समय है वो कम है और यहाँ पर समस्या केवल कीमत की नहीं है, समस्या पेमेंट की भी है। ईरान के ट्रेडर्स पेमेंट डॉलर में जाते हैं, हालांकि कुछ रुपए में भी तैयार है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है स्विफ्ट। ईरान अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है। अब स्विफ्ट है क्या? तो आपको बता दें कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है और जो इसका इस्तेमाल है वो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एक दूसरे को सुरक्षित तरीके से पैसे से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए करते हैं। ऐसे में जो भारतीय रिफाइनरियों हैं वो तब तक डी रिफाइनर नहीं करना। बदायूं जिले के कस्बा मुंडिया धुरेकी में 10वां संस्कार में शामिल होकर लौटते समय ग्रामीण को शहर के मुरादाबाद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मिश्रित भूमि उपयोग की नई नीति को मंजूरी दी है। ये नीति आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत परियोजनाओं में स्पष्टता लाएगी। महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा विधेयक मौजूदा संसद सत्र में लाए जाने की संभावना कम है।
सूत्रों के अनुसार सरकार फिलहाल इस पर आगे बढ़ने से पहले सभी राजनीतिक दलों से और चर्चा करना चाहती है। इसके साथ ही संसद सत्र को समय से पहले स्थगित किया जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 123 में 6 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का खेल परिसर बनाने के प्रस्ताव को IIT दिल्ली ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में 28 और 29 मार्च को तीसरी राज्य स्तरीय पैरालंपिक प्रतियोगिता आयोजित होगी। पैरालंपिक एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस स्पर्धा में राज्य के 13 जिलों से लगभग 200 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 30 महिलाएं होंगी। कतर और दूसरे खाड़ी देश अब तक चुप क्यों हैं? वे ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? क्या ये डर है या इन देशों की रणनीति या फिर किसी बड़े खेल की तैयारी? इन सभी अहम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ज्यादा असर अमेरिका इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और ईरान ने बिना देर किए जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी, पर भी हमले किए। इसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त 100 अमृत को भी निशाना बनाया गया। इसके बावजूद अभी तक खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ कोई युद्ध हमला नहीं किया और वे सीधे तौर पे युद्ध में शामिल होने से बिल्कुल बच रहे हैं। ऐसे में अगर खाड़ी देश ईरान पर हमला करते हैं तो उन्हें ईरान के हमलों से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पड़ोसी पर है और ईरान ने पहले ही बता दिया है कि इन सभी को बाधित किया जा सकता है। यहाँ बता दें, ईरान फारस की खाड़ी और हॉर्मज स्ट्रेट पर मजबूत नियंत्रण रखता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम जलमार्ग है। इस डर से खाड़ी देश अभी तक पूरी तरीके से शांत बैठे हैं। 2003 के अमेरिका इराक युद्ध से मिली सीख खाड़ी देशों ने 2003 के अमेरिका इराक युद्ध के परिणाम से सीख ले रखी है। इसके बाद इराक की सत्ता में एक खालीपन पैदा हुआ, जिसने विद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा और लंबे समय तक अस्थिरता को जन्म दिया। मध्य पूर्व में 2003 की छाया अभी भी मौजूद है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर उसके लीडर्स पर हमला होता है तो देश में अराजकता का माहौल बन सकता है और इससे ईरान को अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इससे खाड़ी देश की संप्रभुता खतरे में आ सकती है। ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ खाड़ी देश खामोशी से हर कदम को फूंक फूंक के रख रहे हैं। कतर से लेकर सऊदी अरब और यूएई तक ये देश जानते हैं कि एक गलत फैसला पूरे देश को आग में झोंक सकता है और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बिजनौर के चांदपुर में कर्ज से परेशान एक युवक जाबिर अहमद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, जिसके इलाज में करीब 25 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। करदाताओं के लगातार दबाव से युवक मानसिक तनाव में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। धनबाद में चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन मंगलवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। राजेंद्र सरोवर, लोको टैंक, मनीटांड और विकास नगर सहित विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते के तहत सोने के आयात लाइसेंस की वैधता 3 जून 2026 तक बढ़ा दी है। दुबई में सोना भारत से काफी सस्ता है, जिससे यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। आगरा के कंचनपुर में मीरा ठाकुर, जो जीन्स टी शर्ट पहनने और बाइक चलाने वाली बहू के रूप में जानी जाती थी, अब पाकिस्तानी जासूस के तौर पर सामने आई है। उसकी सच्चाई उजागर होने के बाद गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। 13 साल पहले मुकेश से शादी हुई थी और वह कुछ समय ही गांव में रही। परिवार 12 साल पहले मथुरा चला गया था। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति ने उत्तराखंड में 130 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। रामपुर जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और एक सदस्य का पद रिक्त होने से कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे उपभोक्ताओं के करीब 200 मामले लंबित हैं, जिनमें कई 2-3 साल पुराने हैं। कानूनन 3 महीने में निपटारे का नियम है, लेकिन पदों की कमी से सुनवाई बाधित है। बरेली के अध्यक्ष पर अतिरिक्त प्रभार है, जिससे न्याय में देरी हो रही। देश भर की माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है 33 महिला आरक्षण पर। जी हाँ, सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस तस्वीर में कई महिलाओं के साथ नजर आ रहे होंगे। ये फोटो खिंचवाई पीएम ने जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला सांसदों के साथ ये तस्वीर खिंचवाई थी। बात है 20 सितंबर 2023 की, लेकिन 23 से लेकर अभी साल 2026 चल रहा है। इस फोटो को खिंचवाए हुए लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं और अब महिलाओं के लिए आज एक अच्छी खबर देखने को मिली। आखिरकार ये फाइनल तय होने जा रहा कि साल 2029 के चुनाव से पहले हमारे देश में लागू होगा 33 महिला आरक्षण। वहीं लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 किया जाएगा, जिसमें 1/3 सीटें महिला सांसदों की होगी 273 तक, क्योंकि अब देश की राजनीति में सीधा 33 महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्वेशन लागू करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले है, तो इसके लिए इस संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। अभी मौजूदा समय में हमारे देश की राजनीति में महिलाओं की स्टेटस संख्या क्या है, लोकसभा राज्यसभा की सीटों में और सरकार क्या प्लान कर रही है, इसका डेटा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले एक अच्छी खबर, ये देखिए आप, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के हित में एक बड़ा अच्छा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अफसर भी सेना में स्थायी कमीशन के हकदार हैं। इससे इनकार करना भेदभाव था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीने में इंफेक्शन की शिकायत के बाद मंगलवार देर रात दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वे ऑब्जर्वेशन में हैं।
ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध कब खत्म होगा ये कह पाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दुनिया भर के देश इस संघर्ष से प्रभावित हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह न डहना वैश्विक राजनीति का एक बड़ा मोड़ है। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास परिसर से कुल 101 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया। बदायूं में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी गुड्डू को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये मामला 2017 का है, जब 13 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली सदन और नए सचिवालय की घोषणा की है। दिल्ली सदन पर्यटकों व आगंतुकों के लिए आवास प्रदान करेगा, जिसके लिए करोड़ रुपए का प्रावधान है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया सचिवालय ट्विन टावर के रूप में बनेगा। फतुहा में पुलिस ने छापेमारी कर सम्मसपुर और गुलमहियाचक से कुल 75 लीटर देसी शराब के साथ 4 तस्करों दीपू कुमार, हरेंद्र कुमार, विक्रम कुमार और चुन्नू कुमार को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेलवे ने चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटनाओं पर चिंता जताई है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। पूर्व रेलवे में 2026 तक 21 ऐसी घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 14 लोग गिरफ्तार हुए। ये रेलवे अधिनियम 1989 के तहत गंभीर अपराध है, जिसमें 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ईरान इजराइल में चल रही जंग के बीच पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो रही है। इस बीच कई देशों ने अपने अपने स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थ और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में कई कठोर कदम उठाए हैं। किसी देश ने राशनिंग शुरू कर दी है, तो कई सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी हो गया है, ताकि ईंधन बचाया जा सके। आपको बताते हैं किस देश ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। श्रीलंका की बात करते हैं। सबसे पहले बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बिजली खपत रोकने के लिए ऑनलाइन क्लास यहाँ पे शुरू की गई है। 8 मार्च से ईंधन की राशनिंग शुरू हो गई है। 5 घंटे की तय बिजली कटौती देश में हुआ करेगी। 4 सरकारी उर्वरक संयंत्र बंद किए गए हैं। भूटान के बात की जाए तो डिब्बों में ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी जा रही है। ईंधन राशनिंग को प्राथमिकता। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 50 वर्क फ्रॉम होम में 50 की कटौती। सड़कों से गैर आवश्यक सरकारी वाहन हटाए गए। फिलीपींस के अंदर सरकारी दफ्तर में महज 4 दिन काम होगा। निजी क्षेत्र को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। गैर आवश्यक छात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। वियतनाम के अंदर वो फ्रॉम होम का फॉर्मूला लागू कर दिया गया। सार्वजनिक परिवहन कार पूलिंग को बढ़ावा। म्यांमार के अंदर निजी वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया। ईंधन की किल्लत के बाद स्थानीय पेट्रोल पंप बंद होने की खबरें हैं। कंबोडिया के अंदर 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो गई। ईंधन की राशनिंग भी है। सरदार साबित नहीं दिख रही। लाओस में सिविल सेवकों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम, रिमोट मीटिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। रोटेशनल वर्क शिफ्ट की शुरुआत। इजिप्ट के अंदर मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानें जल्दी बंद की जाती है। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक बंद। रोशनी वाले विज्ञापन को बंद कर दिया गया है। केन्या के अंदर ईंधन की राशि शुरू हो गई है। निर्यात पर प्रभावी प्रतिबंध। न्यूजीलैंड के अंदर कारलेस डे की शुरुआत पर विचार चल रहा है। हफ्ते में 1 दिन गाड़ी न चलाने का विकल्प। एयर न्यूजीलैंड की लगभग 1100 उड़ानें रद्द की गई। स्लोवेनिया में ईंधन की राशनिंग की शुरुआत हुई है। कारों के लिए हफ्ते में 30 लीटर, ट्रकों के लिए 200 लीटर डीजल का नियम रखा गया है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोल्ड स्टोर हादसे में पूर्व मंत्री अंसार अहमद आरोपी है। पूर्व मंत्री अंसार अहमद के बेटे मंजूर और भतीजे अलाउद्दीन को भी जेल भेजा गया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही के आरोप में जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। ये आदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। योग पंजीकृत किया गया है। देखिए, जो जानकारी मिली है, ये घटना दुखद है। आ जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि पहले जो लोग इसमें इंजर्ड है, उनका इलाज सुनिश्चित हो। नहीं होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो कम पड़ने से हो सके, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करें। सारण में मंगलवार को चेन झपटमारी की 2 घटनाएं सामने आईं। अमनौर बाजार में वैष्णो देवी मंदिर से लौट रही महिला से बाइक सवारों ने 1 लाख से अधिक की सोने की चेन छीन ली। एलपीजी संकट के बीच बदायूं में पीएनजी कनेक्शन की मांग बढ़ गई है। हालांकि शहर में केवल आवास विकास कॉलोनी में ही पाइपलाइन उपलब्ध है, जहां 127 उपभोक्ता 1000 मासिक खर्च पर गैस का लाभ उठा रहे हैं। अन्य मोहल्लों में पाइपलाइन न होने से कनेक्शन देना मुश्किल है, लेकिन अधिकारी मांग बढ़ने पर नए कनेक्शन देने की बात कह रहे हैं। देहरादून प्रशासन शहर में पार्किंग से गंतव्य तक कनेक्टिविटी के लिए ईवी मिनी बस शटल सेवा शुरू कर रहा है। बारिश के बाद धूप खिलने से तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। नोएडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार थमने से प्रदूषण बढ़ा है। नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 218 और ग्रेनो का 265 रहा। ग्रेनो देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां हवा नारंगी जोन में है। बरेली में सैटेलाइट बस अड्डे के पास एक युवक नाले में गिर गया। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि युवक मारपीट के दौरान नाले में गिरा था। आधी रात तक तलाशी अभियान जारी रहा, पर युवक का कोई सुराग नहीं।
हाजीपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पातेपुर के डभैच चौक के पास एक ट्रक से 2430 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के 23 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बुधवार को सुबह 11:30 बजे परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राजग में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, जबकि सत्तारूढ़ द्रमुक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। राजग में जीके वसन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस मूपनार को आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय ले लिया गया है। असम में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इनमें जालुकबारी सीट शामिल है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे सीमावर्ती राज्य बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में अपनी शिकायतों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करें। आजमी ने महाराष्ट्र विधान भवन में दिया बड़ा बयान, कहा मुसलमानों के लिए सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल क्योंकि नफरत रही बढ़। और उन्होंने कहा दाढ़ी टोपी पहनने वालों को बनाया जा रहा निशाना, डर के मारे ट्रेन से कूद पड़े, सौभाग्य से एक बड़ा हादसा चला। 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुंबई पुलिस को लगाई फटकार, जांच में देरी पर पूछा नो एक्सक्यूज रिपोर्ट 2 हफ्ते में दे। नासिक कोर्ट ने अशोक खरात की रिमांड बढ़ाई, 29 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। गोंदू बाबा मुंबई पहुंचे। ईरानी हमले में बचे 15 क्रू मेंबर्स मारे गए। मुंबई के एक इंजीनियर की बॉडी अभी तक नहीं आई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं माने 25। समीर वानखेड़े का बॉम्बे है कोर्ट में दावा। 5 की रंगदारी और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया। कोका के तहत कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। पुलिस सुरक्षा के बीच हुई ये बड़ी कार्रवाई। आरा में रामनवमी पर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। ओडिशा में पिछले वर्षों में 176 खनन परियोजनाओं के लिए 14,433 हेक्टेयर वन भूमि डाइवर्ट की गई है। यह आंकड़ा राज्य में विकास और पर्यावरण के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है। गाजियाबाद में 13 साल के संघर्ष के बाद हरीश राणा का निधन हो गया, जिससे शहर में शोक की लहर है। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रह्मकुमारीज आश्रम राजनगर एक्सटेंशन में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष राजयोग ध्यान किया गया। रूपा दीदी ने हरीश को अंतिम विदाई देते हुए एक भावुक संदेश दिया था, जो इंटरनेट पर काफी प्रसारित हुआ। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। पटना से हावड़ा जा रही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA ने डासना और मसूरी में 23 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में कई अवैध निर्माण, सड़कें और चारदीवारी ध्वस्त की गईं। विरोध करने वालों को पुलिस ने हटाया। GDA ने चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने भारत सरकार के साथ 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 16,420 करोड़ रुपए के ऋण समझौते किए हैं। इनमें पंजाब में सतत बागवानी, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण, बेंगलुरु मेट्रो का 3रा चरण और मुंबई मेट्रो लाइन 11 शामिल हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ में गन्ने के खेत में काम कर रही 55 वर्षीय महिला राजो देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने शोर मचाकर उसे भगा दिया। महिला को कमर और गर्दन पर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। जमुई के अलीगंज से अपहरित 15 वर्षीय नाबालिग से कटिहार में 23 दिनों तक दुष्कर्म और प्रताड़ना के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश महेश्वर दुबे ने 3 आरोपियों में इमरान मुंह, आफ्ताब और मुंह सद्दाम को आजीवन कारावास की सजा दी। टाटा ग्रुप और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों ने दिवालिया कंपनियों की किस्मत बदली है। IIM अहमदाबाद और IBI की रिपोर्ट के अनुसार IBC के तहत नीलाम हुई 194 कंपनियों का मूल्य 5 साल में 8 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ हो गया। बढ़त के साथ खुला है भारतीय शेयर बाजार, तो देखिए सेंसेक्स में करीब 1000 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया है। निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, देखिए ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और दर्शन कर रहे थे। अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत हुई है, क्योंकि कल बहुत तगड़ा दबाव, बहुत प्रेशर था। ये जरूर है कि इतनी दबाव, इतनी बिकवाली के बाद एक रिलीज जैसा आपको पूरे ग्लोब में नजर आ रहा है। ट्रंप साहब को सोशल की ट्रुथ के ट्वीट से और बयानों से पर ध्यान रखिएगा। हमें भारतीय बाजारों को 2 चीजों को पैनी नजर रखिए, जैसे मैंने कच्चे तेल की बात करी। वापस $100 के ऊपर शेयर बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत की बात बनी हुई है, और दूसरा रुपया, इस पे ध्यान रखिएगा। मोनिका, क्योंकि रुपया बहुत कमजोरी के साथ लगातार वो 19,3,194 के जोन पे कामकाज कर रहा है। अगर कोई रिलीफ वाकई आनी है तो कच्चा तेल ठंडा पड़ना चाहिए। अगर कोई वाकई आनी है तो रुपया मजबूती की तरफ अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, तब असल सेंटीमेंट सुधरेंगे। जैसा आपने कहा, सेंसेक्स मजबूती के साथ एक रिलीज जरूर दिखा रहा है। स्क्रीनश तो एक रिलीफ कहीं ना कहीं मार्केट की तरफ से। आशीष, थैंक यू सो मच। आशीष हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद श्री मार्केट में सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है।
तफसील से हमें बताया कि भारतीय शेयर बाजार जो है अच्छे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है।